आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों की देन बताया। इस पर पूरे देश में बवाल मचा है। कबीर कहते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पर हमारे यहाँ ज्ञान कोई नहीं पूछता है, हमारे यहाँ लोग जाति पूछते हैं। चुनाव में भी जाति पूछते हैं, कामकाज के दौरान भी जाति पूछते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों में भी कई प्रोफेसर जाति गुट में बटे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा समाज भी है वो जाति गुट में बटा होता है। और बहुत बार ब्राह्मण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण से आशय किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण मतलब जिसने समाज में जो ज्ञान का ठेकेदार था, जो पंडित था, जो लोगों को बहुत सारी चीजें बताता था, जिसने तय किया, बाद में जाति व्यवस्था में बन गया। और अब जो है वो ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर, उसकी जाति को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। एक चुनावी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक पार्टी थी जो ब्राह्मण बनिया को गाली दे रही थी और तिलक तराजू की बात कर रही थी। इस बीच में आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है, तो उसमें जो ज्योतिष पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि भागवत ने ऐसी कौन सी रिसर्च कर ली जो कह रहे हैं कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई। अब सवाल ये है कि हमारे देश में जाति व्यवस्था तो है और 4 वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मणों के भीतर भी बहुत तरह के लोग हैं, उसमें भी कानकुब्ज हैं, सरयू पारी हैं, जिजोतिया हैं और नर्मदा पारी हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनके बीच भी विभेद है। जो लोग जाति व्यवस्था के भीतर घुस के नहीं देखते, उनको लगता है कि वो गुजराती को एक जाति समझ लेते हैं, वो सरदार को एक जात समझ लेते हैं कि सिख है ये। सिख के भीतर भी बहुत सारी उपजातियाँ, उनके भी गुरुद्वारे अलग हैं। मुसलमानों को जो गालियाँ बकते हैं उनको नहीं मालूम कि वह शेख सैयद मुगल पठान है। वहाँ पर भी बड़े छोटे का भेद है। लोग एक दूसरे से रोटी बेटी तक नहीं करते। और एक जाति जो कार्ल मार्क्स कहता है, एक शोषक की जाति है, एक शोषक है, शोषक है, एक शोषित है, ये दोनों है। और कहीं एक अमीर है, एक गरीब है। पर अगर ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी जो है लोग लतिया रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वह मनस्ता का शिकार है, जातिगत हिंसा का शिकार है। तो इसलिए हमारे धर्मगुरु है वो जाति को खारिज करते हैं और वो बार बार कहते हैं कि सब एक जैसे हो। तो आरएसएस ने जो है, जो समय समय पर ये मांग करती रही है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई विदेशी दौरों में विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्षों को गीता की प्रतियां भेंट कर चुके हैं। उसी गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वर्ण मैंने बनाए हैं। मोहन भागवत बड़े आदमी हैं जो कहते हैं, सोच समझ कर कहते हैं, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये शंकराचार्य जी कह ले, केवल वो इतना ही जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस आधार पर ऐसी व्यवस्था की कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। अब सवाल ये है कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, मनुस्मृति किसने लिखा। हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो सनातनी है, प्राचीन समय से चली आ रही, उसमें जो अच्छा है हम उसको लें। अभी हमने देखा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में जो पंक्तियां, उसको लेकर भी एक तरह का विवाद है। तो हम जो हमारी जातिगत व्यवस्था है, इसके खिलाफ भी जयप्रकाश नारायण और बिहार में एक लंबा आंदोलन चला और लोगों ने अपनी जाति को हटा के अपने नाम के आगे कुमार लिखना और तरह तरह के अपने नाम के संबोधन किए। बावजूद इसके हम देखते हैं कि जातिगत जड़ें बहुत गहरी हैं। लोग अपनी जाति, अपना गोत्र, अपने जहाँ से वो आए हैं ओरिजिन पूछते हैं। और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों का आकलन इस बात पे होता है कि तुम किस जाति के हो, कौन जात हो भाई, लोग इस तरह से पूछते हैं। तो ये कई गालियाँ भी जातिगत हैं, बहुत सारी गालियाँ। इसलिए हम देखते हैं कि जब गांधी जी जैसा महात्मा आता है और वो जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, दलित समझे जाने वाले लोग हैं, उनको जब हरिजन नाम देता है और बाद में वो एक जाति में तब्दील हो जाती है और हरिजन नाम को भी प्रतिबंधित करना पड़ता है। तो हमारे देश में तरह तरह से लोग देखते हैं कि अलग अलग जातियों को लोग गालियां देते हैं, वर्ण को गाली देते हैं और वो समझते हैं कि हमारा शोषण इनने किया। वर्ण व्यवस्था में चूंकि ये पहले इस तरह की वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण है, पर ये अगर हम गांधी जी के ग्राम स्वराज को समझें या हम अपने गांव की व्यवस्था को समझें, तो उस गांव को चलाने के लिए उस गांव में हर आदमी की जरूरत थी। ब्राह्मण जो पढ़ाने का काम करता है, जो पूजा अनुष्ठान करता है, वैश्य यानी बनिया जो वहाँ दुकान उकान करता है, बढ़ई यानी जो वहाँ लकड़ी का काम करता है, लोहार मतलब जो लोहारी का काम करता है, जो चुन्नी चूड़ी बहुत सारे लाख का काम करता है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं।
जो चमड़े का काम करता है वो लोग एक अलग समुदाय से आते हैं। तो जो तेल का काम करता है वो तेली कहलाता है। अलग अलग समाज की पहचान उसके काम से होती रही, पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था क्योंकि ग्राम एक इकाई थी। पर अब धीरे धीरे जब हमारी जातिगत व्यवस्था मजबूत होती गई तो हम लोगों ने उसको अपने, कहना चाहिए कि सुविधा के लिए या अपने स्वार्थ के लिए हमने उन जातियों को एक दर्जा दे दिया। बाद में जातियों में भी उपजाति हुई और उपजातियों में भी कई सारे कुल हुए। कानकुब्ज सरयू पारी से श्रेष्ठ समझ रहा है, सरयू पारी जिजोतिया से श्रेष्ठ समझ रहा है, इधर शेख सैयद मुगल पठान अलग अलग हैं, वो अपने को अलग समझ रहे हैं, इधर जो है रामगढ़ी सरदार अलग है, जाट सरदार अलग है। तो बहुत तरह की जातियां आपस में बटी। चूंकि जातियों के भीतर विवाह होते थे और एक समाज अपने ही समाज में विवाह करता था, पर नई तकनीक, नए ज्ञान और लड़कियों के घर से बाहर निकलने और काम की जरूरत के मुताबिक अब रिश्ते होने लगे हैं। अब लोग ये देखते हैं कि जो लड़का है और लड़की क्या एक से व्यवसाय में है, एक जगह रह रहे हैं, ये सुविधा देख रहे हैं। फिर भी अभी हमारे यहाँ जात पात बहुत गहरे से है और ख़ास करके हमारे यहाँ चूँकि ब्राह्मण पढ़ाने का काम करता था, वो सदियों से लोगों को ज्ञान देने का काम करता था, इसलिए लोग उसको पाए लागी पंडित जी कहते थे। वो लोगों से ज़्यादा ज्ञानी होता था, उसका आचरण लोगों से थोड़ा अलग होता था, वो धार्मिक संस्कार संपन्न कराता था, अभी भी करा रहा है। पर धीरे धीरे चीज़ें बदली। परसाई कहते हैं कि जब अर्थ की लात पड़ती है तो जो है एक बनिया भी जूते की दुकान खोल लेता है। वैसे वो जूते में पट्टा लगाने से डरेगा, पर अगर अब धंधा खुल रहा है तो हम देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ बिजनेस में हम ये नहीं कह सकते कि अब नाई लोग ही बाल काटते हैं। बड़े बड़े समाज के ब्यूटी पार्लर नाम बदल लिए हैं। बहुत सारे जूते चप्पल बेचने वाले अब मोची समाज या उस समाज से नहीं है, वो बड़े समाज से जो अपने आप को कथित रूप से कपड़े सिलने का काम जो है, अब बुटीक खुल गए, वो हर समाज ने कपड़े खोलने का काम कर लिया। अब ये कोई टेलर मास्टर जो है वो कपड़े नहीं सिल रहा है। तो हम देखते हैं कि अब किसी पेशे पर हम देखते हैं कि सफाई का काम जब निकलता है, उसकी नौकरी निकलती है, तो हर समाज के लोग नौकरी पाने के लिए उसमें लपकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो आदमी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसकी जात से नहीं होनी चाहिए। अगर मोहन भागवत ने ये बात कही है तो ये बात को शंकराचार्य चैलेंज कर रहे हैं और ये दोनों ही कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं फिर वो जात पात की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि जात पात से ऊपर उठना चाहिए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय सो हरि को होई। तो अब सवाल ये है कि हम इस चक्कर में ना पड़ें कि कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, किसने किसको बिगाड़ा, किसने ये जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था लागू की। क्या ब्राह्मण आज, इसकी बात करने की बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये जो हमारे यहाँ की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें बहुत सारी विसंगति आ गई है, जहाँ पर समाज में बिखराव हो रहा है, जहाँ पर लोग कई तरह से जूझ रहे हैं, चाहे वो दहेज से जूझ रहे हों, जाति संस्कारों से जूझ रहे हों, ऊंच नीच की भावना से जूझ रहे हों, स्त्री पुरुष में जो जेंडर की समानता के प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, जहाँ लड़कियों के पैदा होने को लेकर लोग भ्रूण हत्या करा रहे हों, जहाँ लड़कियों के विवाह में दहेज देना पड़ रहा हो, ये बहुत सारी हमारी समस्या है। हमको उस पर बात करना चाहिए। अगर हम वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, हम इसकी जड़ें खोदेंगे और हम इतिहास में जाएंगे तो ये इतिहास कहीं ना कहीं उस तरह का नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ साफ नहीं है, गड्ढमड है, तो हम इसमें उलझकर रह जाएंगे। नमस्कार।